अशोक कुमार चौरसिया जी, नमस्कार। नमस्कार। बताइए। आप गंज बसौदा से हैं और हमारा आपका परिचय पिछले 5 वर्ष पहले लगभग हुआ है। जी। chaursiaworldtoday.com जब हमने वेबसाइट चला तो विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप से वहाँ आपका नंबर हमें दिखा, हम लोग टच में रहे जी। और इसी बहाने फिर पता नहीं कैसे क्या बातचीत हुई, फिर आपने हमें रेफरेंस दिया कि आपका हमारे पत्रिका के द्वारा ही बहुत सी बातें हुई, जीवन में बहुत सी घटनाएं घटी है ना। आपके विचारों से व्हाट्सएप पे मैं बहुत प्रभावित था, तो मुझे लगा कि कौन व्यक्ति ही है ना। फिर जब अचानक फिर वार्तालाप हुई तो आपके विचारों में जो परिपक्वता थी, जो समाज के देश विदेश के सभी घटनाओं के विभिन्न पहलुओं पर जो आपकी विचारधारा थी, वो हमें बहुत प्रभावित किया। और मुझे ऐसा लगा कि आप जैसे ऋषि मुनि समाज में शायद ही कोई होंगे जिनके पास समाज की इतनी पकड़ हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि अपना कुछ एक से परिचय दें। और एक और बात, इस महाकुंभ में मुझे आपकी आभा ने यहाँ खींच लाया। मैं समाज के अन्य विभिन्न अधिकारियों, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका भी धन्यवाद दूंगा जिनके बदौलत हम यहाँ हैं, मैं पहुँच पाया। और साथ में एक सुरेंद्र मोहन चौरसिया जी थे जिन्होंने कल हमें यहाँ तक ड्रॉप किया। तो आप अपना परिचय बताएं, कैसे क्या है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बसौदा स्थान में जन्मा हूँ और सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों के सर्वांगीण क्षेत्र में अध्ययन करके वो उसमें जो भी मेरे योग्य कार्य है उसको मैं करने का प्रयास करता हूँ। इसी का क्रम में मैं यहाँ पर जो महाकुंभ का आयोजन हुआ उसमें जगत गुरु शंकराचार्य अभिनवोक्तेश्वरानंद जी द्वारा गंगा सेवा शिविर के माध्यम से गौ संसद का आयोजन किया गया। उसमें मुझे बुलाया तो मैं उसमें यहाँ 8 जनवरी को आकर के उनके नगर प्रवेश से शामिल होकर के आज कल्पवास के लिए यहाँ पर मौजूद है। अभी आपके 1 महीने हो चुके? 1 महीने हमारा 11 फरवरी को हो जाएगा। ये धार्मिक संस्कार में भी आप गहन चिंतन रखते हैं और बहुत अधिक ज्ञान लगता है मुझे, है ना जी। जो वास्तविकताएं हैं आपका वेशभूषा है ना, ऋषि मुनि जैसा ही लगता है, सम्माननीय। ये हमारी वैदिक सनातन संस्कृति है, उसको हम अंगीकार करके पालन करने का प्रयास करते हैं और समाज में उस विचारधारा को हमारी आने वाली पीढ़ी उसको ग्रहण करे और वर्तमान पीढ़ी उससे लाभान्वित हो। इस दृष्टिकोण से हम व्यापक सोच के लोगों के साथ में संपर्क बनाए रखते हैं। उसी क्रम में हमारा चितरंजन कुमार जी के साथ में जो परिचय हुआ तो एक से एक हमको आनंद की प्राप्ति हुई। मैं आपको द्वारा ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ये मेरा आपका जो परिचय है, इस भूमि पर एक अलौकिक और देवी शक्ति की कृपा से है। अच्छा। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ जब प्रयागराज में जब रुद्र देवता किसी को आह्वान करते, वही व्यक्ति इस माटी पर और इस तीर्थराज स्थान पर आने का उसको अवसर उपलब्ध होता है। चूँकि आप तो बिहार के समस्तीपुर से जन्मे और परमात्मा की योग से आपने यहाँ आकर के सन 1994 में एक चौरसिया टुडे पत्रिका का प्रारंभ किया और वो पत्रिका मुझे दिल्ली में होली मिलन कार्यक्रम में चौरसिया समाज का जो प्रतिवर्ष होता है उसमें मैं पहुंचा और मेरे बहनों अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और उनके द्वारा मैं वहां पहुंचा और वो पत्रिका मेरे को देखने मिली और पत्रिका को सारा पढ़ने से बड़ा मैं प्रभावित हुआ। उसी में आखिरी में मैंने एक लेख पढ़ता हूँ कि कलिकाल में कैसे प्राणी मुक्त हो सकता है और मैं उसी अवतारवाद की श्रृंखला में कार्य कर रहा था। राम और कृष्ण के बाद इस कलयुग में कौन अवतार होगा, तो मैं उसी में एक लेख पढ़ता हूँ एक लड़की का जिसका नाम कुमारी सावित्री चौरसिया फनाइमंद करीमगंज आसाम है और वो परम विजयते श्री कृष्ण कीर्तनम के नाम से वो शीर्षक से वो लेख जिसमें वैदिक श्रुतियाँ हैं, वैदिक श्लोक है और जो वैशंपायन पुराण, बृहदनारदी पुराण और उनके द्वारा सत्यापित करते हुए बात लिखी, वो मन को प्रभावित की और वो पत्रिका मैंने
चूंकि मैं भी एक राइटर हूँ, लेखक हूँ, इस नाते एक अहम का भाव रहता है कि भाई मैं क्यों इसमें 10 रुपये दे करके परचेज, आपने हमारी पत्रिका को 10 रुपए देकर नहीं परचेज किया? नहीं किया और अन्य लोगों ने किया। उसी क्रम में मैं मेरा अपना बहनोई प्रोफेसर रामनारायण जी के साथ में वहाँ जहाँ रहता था वहाँ से। चौरसिया जी को जानते हैं आप? हैं? हाँ, बहनोई हुए आपके? मेरे बहनोई रहे। अच्छा, तो मैं प्रतापगढ़ के हैं वो? हाँ, वो चले गए, अब संसार से जा चुके हैं। तो मैं वहाँ उनका निवास छोड़ के मैं चांदनी चौक में हमारे चौरसिया युवा संगठन प्रारंभ किया, प्रताप भानु चौरसिया जी, उनके चौरसिया जी तो कार्यालय में उन्होंने स्थान दिया और मैं वहाँ से अपना काम किया। वो तो आज चला रहे, प्रताप भानु चौरसिया चला रहे हैं। हाँ, अच्छा, फिर तो वो वहाँ से आगे मेरा पान के आड़तिया खारी बावली में जगदीश प्रसाद चौरसिया से परिचय हुआ और उनको लेकर के हमने 56 भोग का कार्यक्रम वृंदावन में कर चुके थे। तो वो कार्यक्रम करने के माध्यम से हमारा उनसे परिचय था। तो हम कनॉट प्रेस कॉफ़ी होम हमारा रोजाना का व्यक्तिगत जीवन रहा। तो निकले, उन्होंने बड़े आदर भाव के साथ में हमको जलपान करा के वो पत्रिका चौरसिया टुडे उन्होंने हमको भेंट की कि भाई आप सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं, ये आपके लिए उपयोगी है। वही पत्रिका में हमने जब देखा तो हम तो चूँकि धर्म और उसके बारे में बड़े विस्तार से चिंतन करके कार्य कर रहे हैं, तो वो हमको लगा कि एक जीवन साथी ऐसा मिले। अच्छा, समय आपकी शादी नहीं हुई थी? हाँ, विवाह नहीं हुआ था। उसमें ये काफ़ी यंग थे उसमें? हाँ, तो मैं उस समय मेरी करीब 37 वर्ष की उम्र हो चुकी थी। तो मैंने उस पत्रिका को उन्होंने मुझे भेंट किया और रखा। और आज दूसरे मेरे बहनोई कोटा में जीपी चौरसिया हुए, तो उन्होंने भी मेरे को नौकरी वाली एक लड़की से विवाह के लिए बुलाया। और परंतु आज आप जानते ही हैं समाज में क्या माहौल है कि नौकरी जिसकी होगी उससे विवाह होगा। मतलब ऐसी विकृतियाँ समाज में आई हैं और उसके कारण वो जो लड़की है उसने कहा कि नहीं, आपके पास नौकरी नहीं, मतलब आपसे विवाह नहीं। और ये स्थिति को देखते हुए और मैं अपने घर, मेरी जब 38 वर्ष की आयु हो गई, एक दिन मुझे मन में विचार आया कि भाई अपना जीवन आगे प्रारंभ करने के लिए विवाह संस्कार करना चाहिए। तो वही पत्रिका जो मुझे, आपने विवाह संस्कार की बात करी आपने, उसके पहले आप क्या करते थे? उसके पहले हम अनेक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करते रहे। क्या? भोपाल में राष्ट्रीय कुरान हिंदी सम्मेलन का हमने 1987 में आयोजन किया। राष्ट्रीय कुरान हिंदी, राष्ट्रीय कुरान हिंदी, वो क्या? देश में जो अल्पसंख्यक मुसलमान था वो हमको लगा कि वो उसके माध्यम से उनको कुरान हिंदी में पढ़ाएं। उसके लिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन किया और उसके बाद में सरकार के सामने हमने पक्ष रखा। उसके बदले में हमारी गिरफ्तारी भी हुई और भारत सरकार का जॉइंट इंटरोगेशन भी हुआ। अच्छा, आपको और मध्य प्रदेश की मोतीलाल आपकी हुई है, जेल काट चुके हैं? हाँ। अच्छा, मध्य प्रदेश की मोतीलाल वोरा सरकार को डिसमिस कराने के लिए कांग्रेस के थे वो, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, उस पर कार्रवाई हुई, जांचें हुई और उसके बाद वो सरकार से बाहर हुए। अच्छा, तो आगे बताइए 94 फिर क्या हुआ विवाह के लिए? तब ये वैवाहिक क्रम में हमने एक दिन उसी पत्रिका के माध्यम से पत्र लिख डाला, चौरसिया पत्रिका के द्वारा। हाँ, उसी में जो नाम पता था और वो जाके आसाम पहुंच गया और वो उनके रिप्लाई से हमको लगा कि वो हमारे विचारों से सहमत है। कौन थी? सावित्री देवी चौरसिया जी। तो वो जो सावित्री देवी को पत्र पोस्ट कार्ड, मैं इनको दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए, बगल में बैठी हैं सावित्री देवी, देखिए, ये प्रणाम। तो जब हमने उनसे वो पूरा परिचय मांगा अपने बारे में, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो आपका किसी पूर्व जन्म का संबंध है। अच्छा। और ये बात उन्होंने हमको अपने तीसरे पत्र के माध्यम से बताई। पत्र चलता रहा आपको? 2-3 पत्र चलता रहा? एक सन्यासी उनके यहाँ जब वो 16 वर्ष की थी, सन 1980 में आया और उस सन्यासी ने रावण संहिता ग्रंथ रख करके मेरे ससुर हरिप्रसाद जी बरई उनके हाथ रख के उस रावण संहिता में पढ़ना प्रारंभ किया, जिसमें 3 जन्मों का विवरण मनुष्य जन्म का बताया मेरे ससुर को कि एक जन्म में मथुरा, एक जन्म में गिरधारी और वर्तमान जन्म में हरि। तो उन्होंने इस बात का सत्यापन किया। क्या है? ये अनादिकाल का ग्रंथ है। उसे क्या होता है?
जो ग्रंथ है उसको जो हमारी संस्कृति का आधार है उसको जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। या अच्छा तो मैं कोई उसका पंडित नहीं हूँ, पर उस ग्रंथ को उस जो दैवी शक्ति थी उसने आकर के डिफाइन किया, ज्ञान और उसमें उन्होंने ये बात बताई, और मेरे ससुर कृष्ण भक्ति में रहे। अच्छा इसके कारण से उनको नाम भी प्राप्त हो, जो होता है मनुष्य को, वो वैसा नाम प्राप्त हुआ। अच्छा और उसी में आसाम में करीमगंज जिले में ना, उसी के माध्यम से उन्होंने आगे उस सन्यासी ने उनके सामने उनके और भी चीज़ों को बताया, जिसमें 2 पुत्र जन्मे, एक साथ उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी सत्यापन है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी की मृत्यु 7 वर्ष बाद कुछ अन्न ग्रहण करते होगा। तो ठीक उसी विधि से जो सन्यासी ने कहा कि सन 87 में उसी विधि से मेरी सास की मृत्यु हो चुकी। और उसके बाद उस परिवार में जो 3 प्राणी थे, वो 3 में वो 2 रह गए, पिता पुत्री का साथ रह गया। तो उन्होंने आपस में संवाद भी किया कि भाई ये वास्तव में यही हो रहा है कि जो सन्यासी बता के गया था, जिन्होंने फोरकास्टिंग की। हाँ, तो उस समय मेरी पत्नी 16 से 23 वर्ष की हो गई, और आगे जीवन क्रम चला। मेरे ससुर ने अपनी बेटी के विवाह के लिए जितने भी घर देखे, सारे मांस मछली खाने वाले होने के कारण मेरी पत्नी ने विवाह करने से इनकार किया, और अपनी कृष्ण भक्ति में लीन रह करके जो ढाका बांग्लादेश से आने वाले सन्यासी उनके घर आते, उनको भक्ति भाव के साथ में उनको स्वीकार करती, और वो कहते कि तुझे विवाह करना होगा और तेरा पति आएगा। तो उन्होंने बार बार यही प्रश्न किया कि भाई मेरे पिता ने अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार, क्योंकि लोग दहेज मांगते हैं, उसके रहते हुए उन्होंने सारा प्रयास किया, लोअर आसाम से लेके अपर आसाम तक, परंतु कहीं भी कोई समाज में लड़का नहीं था। तो ऐसा वो मन में भाव धर के एक साध्वी के रूप में जीवन व्यतीत करती थी। और सारे एरिया में मैं जब पहुंचा तो मैंने लोगों से पूछा, तो वो लोग एक ही बात कहते, वो तो साध्वी है, शादी नहीं करेगी, परंतु किसी के मन की आंतरिक भावना को परमात्मा ही समझ सकता है, या और समाज में जो प्राणी प्रयास करता तो उसके सामने वो विचार सामने आते हैं। तो ऐसा ही क्रम हमारा पत्राचार से आगे हुआ, और उसमें उन्होंने स्पष्ट ये लिखा, और वो सन्यासी ने उसमें ये पढ़ा, मेरे नाम का परिचय लिखा। परिचय उस रावण संहिता के अंदर पढ़ के सुनाया कि आपकी मतलब हरिप्रसाद जी बरई को कहा कि आपकी बेटी का विवाह अशोक कुमार चौरसिया, गणेशपुरा, गंज बासोदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश से होगा। और जब मैंने ये घटना 1980 की थी, और मैंने जब 1997 में पत्राचार किया, तो मैंने वहाँ वो 96-97, तो उसी में मैंने जब अपना पता लिखा, तो उनको वो उस तीसरे पत्र में आभास हो गया कि यही नाम का व्यक्ति जिसने के बारे में वो सन्यासी बताया था, जब वो पत्नी 16 साल की थी, वो 16 साल से 36 साल की हो चुकी थी। तो अब आप सोचिए, आप परमात्मा का कितना बड़ा भौतिक सत्य है। इन ग्रंथों का और जो आज हम ऋषि मुनि की बातों में दम है। इस डिवाइन पावर को समझने का प्रयास नहीं करते, कहीं ज्ञान नहीं कराया जाता, कहीं उसके बारे में चर्चा नहीं होती। हमारा कोई जो आज भौतिकी प्रेमों की आज चर्चा होती है, कई लोग कहने लगते हैं कि साहब ये लव मैरिज हुआ। मैंने कहा ये ना अंग्रेज थे, ना हम अंग्रेजी पढ़ते, ना अंग्रेज हैं। हमारा द्वापर में कृष्ण का अवतार हुआ, वो तो प्रेम का अवतार है। तो उसको समझने का प्रयास करिए, और उसके अनुरूप हमने उस जीवन को जीने का आज प्रयास कर रहे हैं। और हमने जाकर के आसाम में अकेले पहुँचे, और 19 अप्रैल 1998 को आसाम में पहुँचे। उस समय मेरी 40 वर्ष की आयु, और 10 दिन बाद 29 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन मैं अकेला बगैर बारात के दूल्हा बन के विवाह संस्कार किया। तो ये जो वास्तविकता है, आप हैं। और इस तरीके से वो जो घटनाक्रम है, और अल्फा का दौर था उस समय, चारों तरफ बंदूकें चलती, गोलियां चलती, और मेरे सगे रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं, यदि तुम आसाम जाओगे तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी।
तो मैंने कहा नहीं, परमात्मा ने, विधाता ने जो तय किया वही होगा, और मैं जाऊंगा, वो जा करके और हमारी पत्नी का इस तरीके से उस समय भी पहुंचने पर एक ही स्पष्ट विचार था कि भाई हमारा तो जन्म जन्मांतर का संबंध है। अब चूंकि आज के टाइम में उम्रों को देखकर वे भाई शादी होते हैं, तो उनको लगा कि नहीं, मेरी उम्र अब 37 वर्ष की होने जा रही है, तो मैं अच्छा है कि इनको कोई योग ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियों से विवाह करा दूं। यानी इस तरीके का उनका भाव विचार मैंने उनके देखा, सुना, समझा। परंतु मैंने भी अपने आप में तय किया कि जब संसार में आदमी धर्म के मार्ग पर चलने वाला, यदि हम उसका ही साथ नहीं दे पाए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हमने अपने जीवन की सार्थकता के लिए उनको स्वीकार किया और उनके साथ संबंध बना के आज हम अपना पारिवारिक जीवन जीते हैं। और एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और मेरे ससुर जिसकी चिंता करते थे कि मेरा वंश कैसे चलेगा, आज मेरे ससुर का वंश मेरे पुत्र कृष्णकांत के माध्यम से चल रहा है। और मैं तो चूंकि पिता की 10 संतानों में एक हूँ, तो मेरे तो भाई बहन सभी हैं, तो जिसके द्वारा मेरा वंश तो चल ही रहा था। मैं यदि आसाम में जाकर विवाह नहीं करता और अन्यत्र करता, जैसे एक बनारस के सज्जन आए, बोले 4 लाख रुपया ले लें, हम शादी कर लें, तो कहीं भी आजकल जो चल रहा है कि रुपयों के लेन देन से, रुपयों से विवाह हो रहे हैं, मैं विश्वास जैसा नहीं कि करता। आपके अनुभव से लग रहा है कि विवाह जो पूर्व निर्धारित होता है, विधान है बना हुआ। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद जो है, जैसे भी आपने बताया कि आप जेल भी गए थे, हाँ। अखिल भारतीय कुरान का जो था, इसके अलावा और किन किन संस्थाओं से आप जुड़े रहे, क्या क्या करते हैं? 1970 आपकी विचारधारा मुझे बहुत प्रभावित कर रहा है। मैं आपातकाल के दौर में जब श्रीमती गांधी ने इमरजेंसी लगाई, कल दोपहर से अभी तक मैं आपके साथ हूँ। जी। पहली बार जीवन में मुझे मौका मिला आपके साथ पूरा समय गुजारने का। इस समुद्र मंथन जो हुआ था, कुंभ महाकुंभ जो हो रहा है, ये ऐतिहासिक उपलब्धि, ऐतिहासिक उपस्थिति कह लीजिए, हमारी, आपकी और श्रीमती सावित्री देवी जी का भी है ना। तो मैं चाहता हूँ इस जो विचारों को जो मैंने मंथन शुरू किया है 13 जनवरी 2025 से, ये कर आगे बढ़े और आपका आशीर्वचन हमें मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे। क्योंकि मैं और मेरी जो कल से आपसे वार्तालाप हुई, मुझे लगा कि भारतवर्ष में समाज से, अपने समाज के तो हैं ही, अन्य समाज में विभिन्न राजनीतिक पार्टी, विभिन्न विचारधारा, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, सभी में आपकी ना परिपक्वता दिखती है। और इस उम्र के पड़ाव में आप हैं। आपकी उम्र क्या होगी? मैं 67 वर्ष की आयु, 67 वर्ष की है। इसमें यानी कि समाज को कहिए या मुझे कहिए, बहुत ही आपसे ज्ञान ट्रांसफर करना है, नॉलेज ट्रांसफर जिसे कहते हैं। मैं आपकी भावना से सहमत हूँ जी। और मैं भी उसी दिशा में अपने बारे में पूरी चीज बताएं, आपके जैसे सक्रिय लोगों के साथ में मिलकर कार्य करना चाहता हूँ। यही मेरी भावना है। और इस कारण से मुझे आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपातकाल के दौर में मैं अंडरग्राउंड संघ के स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया। और मैं जिस परिवार में जन्मा, मेरे काका जमुना प्रसाद चौरसिया भारतीय जनसंघ के दौर में 1970 में विदिशा जिले की नगर पालिका के अध्यक्ष हुए उस जमाने में। और वो एक रेनाउंड वकील थे, और उनके साथ मुझे कानून और राजनीति की और धर्म का ज्ञान घर बैठे मुझे मिला। आप आरएसएस से भी जुड़े हुए थे? हाँ, मैं संघ का प्रथम वर्ष शिक्षा वर्ग किया आपातकाल के पूर्व 1975 में। और उसके बाद आपातकाल के दौर के बाद में जब श्रीमती गांधी ने चुनावों की घोषणा की, और देश में जनता पार्टी का मैं फाउंडर हूँ भोपाल में। अच्छा। और भोपाल से किसका फाउंडर भोपाल में? जनता पार्टी। अच्छा। तो जनता पार्टी में सरकार जो बनी, उसमें भोपाल से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को हरा के जनता पार्टी के आरिफ बेग जी ने चुनाव जीता। और उनके साथ में मैं दिल्ली में आकर रहा। और उस सरकार जो मोरारजी देसाई की मेरे आंखों के सामने निर्वाचन हुआ। अच्छा। तो ये दृश्य मैंने बहुत कम उम्र में, 18-19 साल की उम्र में मैंने देखे हैं। और उस सरकार के समय में पूरे समय हमारे आरिफ बेग जी के साथ में एक राजनीतिक साथी के रूप में दिल्ली में 6 रायसीना रोड कोठी में रहा। अच्छा। आरिफ बेग जी एमपी के हैं? हाँ, वो जा चुके हैं दुनिया से अब। तो इस तरीके से हमारा राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम रहा। उसके बाद भी फिर मैंने दिल्ली में आकर के पत्रकारिता किया 1983-84 में। और पत्रकार भी रहे आप? जी। और मैंने कई टॉप सीक्रेट लीक किए। और इसके बाद मैंने क्या टॉप सीक्रेट? सरकारों के? हाँ, इंटेलिजेंस कलेक्शन। और एक साप्ताहिक समाचार पत्र एतमाद के नाम से 24 अक्टूबर 1984 को प्रकाशित किया। और बहुत शार्प है। और उसके बाद में
1984 में ही 31 अक्टूबर को श्रीमती गांधी की हत्या होने के साथ ही हम अपने अखबार को आगे नहीं बढ़ा सके और अपनी जान को बचाने का प्रश्न खड़ा हो गया। और दिल्ली के पूर्व भाग शाहदरा में जहाँ मेरा निवास था, एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझे अपना रहने का, भोजन का इंतजाम दिया, जहाँ लोग जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय क्या था, जान बचाने की क्या प्रॉब्लम थी? दंगे थे, पूरे दंगे थे। श्रीमती गांधी की हत्या के साथ में जिस तरीके से हजारों सिखों को, 5000 सिखों को मारा, बलात्कार करके मारा गया और हत्याएं की गई, उस दौर में जो दौर मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो उस समय मेरी मात्र 26 साल की उम्र थी। नहीं तो उसमें आपका उससे क्या संबंध है? क्यों आपकी जान पे खतरा है? जीने के लिए आप रहेंगे कहाँ? कई लोग मारे गए। अच्छा। श्रीमती गांधी की हत्या के दिन दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन पूरी तरह फिनिश थी और पूरा हाहाकार। और 10 दिन तक, 10 जनवरी 1984 तक मैंने देखा कैसे दंगे जारी रहे। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके साधारण क्या? फिर हम उधर से लौट के आ गए और अपने मध्य प्रदेश में कार्य प्रारंभ किया, अन्य कार्य करते रहे। आपके रिलेशन में विधायक भी थे ना? हाँ, मेरे काका 1977 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हुए जनता पार्टी के माध्यम से। राजेंद्र जमना प्रसाद चौरसिया। जी हाँ। अब हैं वो नहीं? हाँ, वो जा चुके हैं। अच्छा। उनके परिवार? हाँ, वो परिवार के उनके बेटे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो अब चूँकि राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं रहे पिछले समय, शिवराज सिंह चौहान, तो पिछले समय पॉलिटिकली बहुत एक्टिव रहे हैं हर जगह। मैं आसाम में भी भाजपा का एक विधानसभा क्षेत्र का संगठन मंत्री हुआ। अच्छा। पाथरकांदी जो विधानसभा क्षेत्र। किस समय की बात है ये 2003-04 में से। आसाम में? आसाम में। तो उसके बाद में आसाम से ही भाजपा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन 2005 में बॉम्बे में हुआ, उसमें आसाम से भाजपा का डेलीगेट रहा, जिसमें अपने पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह का निर्वाचन हुआ। तो इस तरीके से घटनाक्रम जारी है। और पिछले 2007 तक मैं आसाम में 9 वर्ष रहा और 2007 यानी 1999 से 2007 तक आसाम में रहे। जी हाँ। और उसके बाद फिर मैं लौट के भोपाल आया और पार्टी ने मुझे एक राज्य मंत्री दर्जा देने का प्रस्ताव पार्टी संगठन मंत्री माखन सिंह जी ने रखा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री के सामने। परंतु चूंकि आप जानते हैं राजनीति का विषय है, सार्थक हमारे आंखों के सामने हुआ, क्योंकि मैं भ्रष्टाचार और मुक्त राजनीति में विश्वास करता हूं और उसी के लिए कार्य करता हूं। धन पैसा कमाने में उतनी मेरी रुचि नहीं रही, और रुचि तो इसी बात में रही कि कैसे समाज में एक आखिरी व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, जो हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना है अंत्योदय का, उसके लिए कार्य करता हूँ। लेकिन राजनीति में सफलता के लिए जो लक्ष्य सभी लोगों का होता है, उसके लिए इस ईमानदारी से राजनीति में जीवन नहीं कटता है ना, पहचान नहीं बनती है। तो मुझे उन पहचानों की जरूरत नहीं है, हम तो अंत्योदय के लिए कार्य करते हैं। तो ऐसे करने से तो लाभ किसका होना है? दूसरे का लाभ होता है। तो हमको संतुष्टि है, आप बलि के बकरे बन जाएंगे। अपने मार्ग पर चलते हैं और चलते रहेंगे। परंतु भ्रष्टाचार जिस तरीके से हमारे देश की हमारी सरकार नरेंद्र मोदी की संकल्पित है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, उसी संकल्प के साथ में आज हम कार्य कर रहे हैं। नहीं तो भ्रष्टाचार तो समूची दुनिया में ह्यूमन नेचर ही ये तो है, उसको नहीं हटा सकते आप, कभी नहीं चलता रहेगा ये चीज़, इसके लिए लड़ना बेफिजूल है। वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये जो लोग उसका लाभ लेते हैं वही ऐसी धारणाओं को लेकर के आगे बढ़ाने लिया है। परंतु ये जो समस्या है हमने पैदा की है और उसको हम ठीक करेंगे। उसका एक उदाहरण आज यूपी की सरकार है। कहीं लोग स्वप्न में नहीं सोचते थे कि जहाँ बंदूक टांग करके लैट्रिन बाथरूम करने जाना पड़ता था। अरे ये महाकुंभ में मैं देख रहा हूँ, इतनी शानदार व्यवस्था है। तो वहीं कह लीजिए, आदित्य कह लीजिए, योगी जी मोदी जी की व्यवस्था से वहीं आज योगी जी का नाम सुन करके जो अपराधी हैं वो कहते कि हमको सड़क पर नहीं, हमको तो जेल के अंदर सुरक्षित या ऊपर जाना है क्या। तो ये वातावरण आज पैदा हुआ है। मैं इस राजनीति से बहुत
कम उम्र से परिचित हूँ। उत्तर प्रदेश में कैसा आतंक का राज हमारे राजनेताओं ने पैदा किया था, वो आज और बदलाव की ओर है, और हम कहीं और आने वाली दिशा में जा रहे हैं कि हम धर्म की संस्थापन की ओर, जो हमारे अवतारों ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता तदात्मनाम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, तो वो यथार्थ चरितार्थ होने जा रहा है। तो उनके प्रतिरूप कौन है जो कृष्ण भगवान ने जो कहा था, उनको मैनिफेस्ट कौन कर रहे हैं, कौन लग रहे हैं अभी आपको? ये हमारे सामने दिख रहा है, सारी दुनिया देख रही है, दिख रहा है। ये जो बाबा गोरक्षनाथ की जो पीठ है, वो सिद्ध पीठ है, और गौ कृपा की पीठ है। आज गौ दुखी है तो गौ को ठीक करने वाला, गौ की रक्षा करने वाला, आज वो जिसके लिए द्वापर का 16 कला से अवतार आया, और उसी का नाम भी गोपाल पड़ा, क्योंकि वो गौ को पालता था। आज हम लोग यदि गौ से दूर हो जाएंगे तो संपूर्ण मानवता दुखी होगी। अच्छा, ये बताइए, और उसका सुख का आधार सिर्फ गौ सुखी हो जाएगी तो हम स्वतः सुखी हो जाएंगे। आपकी इच्छा है ना, जो भावना है, लग रहा है आपका लक्ष्य किसी और के द्वारा पूरा होने जा रहा है ना। जो उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ है 144 वर्ष बाद जो मनाया गया है, जहाँ हम भी प्रेजेंट हैं, है ना, उसे गवाह हैं, कह लीजिए गवाह हैं, और हम देख रहे हैं बहुत शानदार व्यवस्था है। और ये बताइए कि आपकी उपलब्धि राजनीतिक क्षेत्र में समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए कब दिखेगा? आपने इतना त्याग किया है, 17 वर्ष की उम्र से आपने संघर्ष किया है समाज के, परिवार, देश के लिए, है ना, और आपको धर्म का अच्छा ज्ञान है ना, और धार्मिक कर्मों पर, भाग्य पर, डेस्टिनी पर विश्वास, डिवाइन पावर से कहते हैं, विश्वास करते हैं। अपने जीवन में देखा आपने, हमारा आपका क्या कहते हैं संपर्क कह लीजिए, आपके विवाह और बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि लगता है कि डिवाइन पावर है। उस डिवाइन पावर से आपका जो लक्ष्य ही हमारा समाज चाहता है, उसका जो पद मिले, गरिमा मिले, वो आप में कब आएगा? क्या हम इसके लिए उम्मीद करें? हाँ, निश्चित, क्योंकि आप राजनीति में इतने सक्रिय थे, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के भी काफ़ी निकट में रहे हैं, करीबी रहे हैं, और कभी मुझे कहीं किसी और सोर्सों से पता चला है कि आपकी पकड़ बहुत दूर तक रही है, और मध्य प्रदेश में भी आपकी अच्छी पहचान बनने वाली थी, या है, या होगी। देखिए, अर्थ आधारित चुनावी व्यवस्था होने के कारण अनेक बार ये अवसर हमारे को नहीं मिला, और मैं उसके बारे में अधिक सोचने की बजाय मैं एक ही बात सोच के चलता हूँ कि हम जिस विचारधारा के लिए जो काम कर रहे हैं वो कार्य पूर्ण होना चाहिए। हो सकता है कि परमात्मा ने मेरी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को योग्य माना, और हम उद्देश्यों के प्रति संकल्पित रहने वाले लोग हैं। हम व्यक्तिगत अपनी आकांक्षाएं लेकर के उद्देश्यों से दूर नहीं हो सकते। यह हमारा दृष्टिकोण रहा, और यही बात जब मुझे श्रीमद् भागवत के बारे में अध्ययन किया, और ये वृतांत है श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि सतयुग में शिव पार्वती ने भरद्वाज ऋषि को वरदान दिया, उसी के अनुरूप इस कलिकाल में शिरडी साई, सत्य साई और आने वाले टाइम में प्रेम साई का अवतार अवतरित होने जा रहा है। कल की भी तो है, कल की भी तो हो रहा संभल में जी। तो उसी के अनुरूप जो है ब्रह्मांड, सारी दुनिया उस चीज की तरफ निगाह करके चारों ओर से देख रही है, और वो घटित बहुत कम अवधि में होने जा रहा है। आप समाज के लिए, समाज की विभिन्न गतिविधियों पर बहुत पैनी नज़र रखते हैं। अपने चर्चा समाज के बारे में क्या आप समझते हैं? हमारी जो स्थिति है उसे 1 से 10 के पैरामीटर्स में 10 अगर सबसे अच्छा माना जाए, 1 सबसे ख़राब माना जाए, तो हमारी राष्ट्रीय स्तर पे, चाहे किसी स्तर पे, किस ग्रेड पर समझेंगे? 1 से 10 की ग्रेडिंग, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ बहुत दयनीय स्थिति हमारी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से चौरसिया समाज के विकास का विभिन्न लोगों ने प्रयास किया, और उसी श्रृंखला में महासभाओं का गठन हुआ।
चौरसिया समाज के मंचों का गठन हुआ। रहा सवाल सामंजस्य का, तो इस प्रकार का सामंजस्य लोगों ने बनाने का प्रयास किया परंतु नहीं बना। तो लोग अपने अपने स्तर से कार्य कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि लोगों में व्यापक समझ बनेगी और वास्तविकता के नज़दीक आएंगे। क्योंकि कुछ चंद लोगों ने इस बात का प्रयास किया कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों में साधन बना लिया सामाजिक मंचों का, तो उससे समाज का बहुतायत वर्ग इस कार्य से दूर हो गया। चूँकि पान भरे जो करने वाले लोगों की संख्या अधिक थी या जो व्यापार करने वाले लोग थे उनकी संख्या अधिक थी, तो इसके कारण से जो चंद लोगों ने जो समाज में कहीं कहीं ऐसी स्थिति पैदा की, वो निश्चित तौर से जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो आज की इस सामाजिक स्थिति को राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव कर रहा है, उससे सबक ले करके कोई नया प्लेटफार्म बना करके कार्य करने का प्रयास करेगा, जो तो निश्चित तौर से समाज को एक नई दिशा मिलेगी। नया प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, इसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था होने के कारण हर महत्वाकांक्षी व्यक्ति चाहे जो देखता है सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है तो नए प्लेटफॉर्म खड़ा करता है। ऐसे प्लेटफॉर्म होने की सबको छूट है, लिबर्टी है कि वो करना चाहे, करना चाहिए उसको ना। लेकिन इतने 70-80 साल से हमारे विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं, तो उसका क्या योगदान है समाज में? क्योंकि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय स्तर पे अन्य समाज की तुलना में हमारा स्टेटस क्या है, हम किस स्तर पे हैं? निम्न स्तर पे हैं, क्योंकि अपने समाज का बहुत बड़ा वर्ग ये भी चाह रहा है कि हम जो समाज की व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें हम अनुसूचित जाति में जाएं, शूद्र में जाएं, ओबीसी में जाएं। तो हमारी स्थिति क्या है? शिक्षा के स्तर पे कह लीजिए, राजनीतिक स्तर पे कह लीजिए, व्यवसाय स्तर पे कह लीजिए। जी देखिए, मूल विषय ये है कि सामाजिक मंचों के द्वारा आप वही काम कर सकते जो आपकी शक्ति होगी। अब रहा सवाल, कभी हमारे सामाजिक मंचों का एक ही ध्यान रहा विवाह सम्मेलन, सिर्फ सब विवाह, उससे आगे कोई सोच नहीं रही। ऐसा क्यों? सिर्फ विवाह सब जगह विवाह। कारण क्या है कि वो लोग सिर्फ आर्थिक पक्ष को छुए हैं। किसके आर्थिक पक्ष को? अपने व्यक्तिगत जीवन के। व्यक्तिगत जीवन से उसको कैसे समस्याओं को हल किया जाए। कुछ समय पहले हनुमान प्रसाद चौरसिया जी से मेरी वार्तालाप हो रही थी, रिकॉर्ड है। उन्होंने ये हमें कहा कि साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामूहिक विवाह की बातें करते हैं पिछले 40-50 साल से हो रहा है, उस जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने अपने परिवार के शायद ही किसी सदस्य का सामूहिक विवाह कराया होगा। नहीं किया। ये क्या माहौल है? तो यही है, उन्होंने एक समाज की अवस्था को उस रूप में चलाया। और ये 1978 में 77 में ये विदिशा से प्रारंभ हुआ। चतुर्भुज चौरसिया उन्होंने प्रारंभ किया। कौन से? चतुर्भुज चौरसिया, हाँ, विदिशा में। विदिशा से शुरू किया गया। हाँ, क्या सामूहिक विवाह? हाँ। अच्छा। तो इसका लोगों ने अनुसरण करते हुए एक पुण्य कमाने का काम कहीं उतने तक वो सीमित रहे। तो इससे क्या हुआ कि समाज में कोई बौद्धिक चेतना जो विकसित हो वो नहीं हुई। वैचारिक चेतना का जो फूल मालाओं तक उन्होंने व्यक्ति जो समाज के पदाधिकारी थे अपने को सीमित कर लिया, और उससे जो बौद्धिक विकास होना चाहिए था उस दिशा में प्रयास नहीं। हाँ, क्योंकि वैसा सामाजिक संगठन को लोगों में स्वीकार्यता नहीं बनी निचले स्तर पे। अखिल भारतीय शब्द तो हर कोई रख सकता है, विश्व स्तरीय नाम रख सकता है कि हम विश्वव्यापी हैं, परंतु हम जब तक उन लोगों को कंबाइंड नहीं करेंगे तब तक हमारा नहीं। एक सेकंड, निम्न स्तरीय बात कर रहे हैं, मैं अपने समाज के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरा जो अनुभव रहा है पिछले 30 साल का ना, मध्यम वर्ग उच्च वर्ग जो है अपने आप को अभिजात्य वर्ग समझता है। वो जब समझता है कि मैं अगर वहाँ कहीं पहुँच गया हूँ तो बाकी सारे लोग बेकार हैं, वो उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। तो उच्च वर्ग मध्यम वर्ग ही तो समाज को दिशा देगा ना। जैसा उच्च वर्ग करेगा मध्यम वर्ग, वैसे अन्य लोग फॉलो करेंगे उसको। तो जब देखिए, ये युग जो है कार्य अर्थ के माध्यम से हो रहा है। अब जो उच्च वर्ग जिन्होंने जिन माध्यमों से अपना धन संचय किया वो यदि कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर निश्चित तौर से उनसे कहीं ना कहीं आपको प्रभावित होकर कार्य करना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति है। और कोई व्यक्तियों से यदि कहा जाए कि नहीं साहब आप इसमें अंशदान करिए,
तो वो लोग ये देख करके रह जाते कि नहीं साहब वो फलाने धनी व्यक्ति है और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनके आगे हम क्या करेंगे, हमारे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इसका उदाहरण कानपुर में सामने है। क्या हुआ कानपुर में? वो एक धनी संपन्न व्यक्ति वो सारा खर्च करते हैं। अब कुछ लोग नाम मात्र का जो करोड़ों में खर्च आता है तो उसमें वो लाख रुपया भी मुश्किल से 2-3 लाख रुपए इकट्ठा होने भारी हो जाता है। वो जो कर रहे हैं बेचारे, उनको शौक है, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज में कुछ हिम्मत तो डाल रहे हैं। कानपुर में समाज संगठन जिंदा तो है किसी प्रकार से, नहीं ऐसे लोग को तो हमें सम्मानित करना चाहिए। सम्मान के योग्य हैं, कुछ कर तो रहे हैं कम से कम। अन्य लोग जब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। तो समाजी संगठन जो है ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म होने चाहिए जो कि रचनात्मक तरीके से समाज के सही वर्गों को जोड़े। तो ये है कि अब चूँकि जो काम हो रहा है उससे सभी लोगों को लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक क्षेत्र हमारी देखिए, राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिक व्यक्ति इकाई होता है। क्या ये कोई समाज जो है राजनीतिक काम कौन करेगा? राजनीतिक काम कर ही नहीं सकता। अच्छा, समाज नहीं कर सकता। समाज का कार्य करेगा। राजनीतिक मंच के लिए तो प्लेटफॉर्म एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होगा, तो उसके माध्यम से आप कार्य कराएंगे। लोगों ने ये जो धारणा अज्ञानता का प्रचार किया है, भाई यदि आपको लगता है कि चौरसिया समाज का राजनीतिक विकास करना तो राजनीतिक दल बनाइए। 2 राजनीतिक दल तो अपने समाज के हैं, पर करते रहे। अब जिनकी छवि नहीं होगी क्या, तो सामाजिक जीवन में छवि होगी तब तो उसका कुछ प्रभाव होगा। जब जो कार्य समाज को करने वाले लोग आएंगे उसके ऊपर छवि से होता है। 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने अपने चरित्र के आधार पे आह्वान किया। कोई पार्टी रजिस्ट्री नहीं थी, जनता पार्टी की, और सरकार केंद्र में बन गई। तो अच्छा, ऐसा यदि आप सोचते हैं कि हम बुद्धिमान हैं और हमने राजनीतिक दल का गठन कर लिया और वो जबरन जाके समाज में अंदर आके घुस के कहेंगे नहीं साहब ये चौरसिया समाज की पार्टी है, कहाँ से हो जाएगा? किसी को आप इस तरीके से उनका जनाधार होना चाहिए, मूर्ख नहीं बना सकते। अभी नवंबर में, अभी हाल में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें उस तरीके से कुछ भी मैं तो कह रहा हूँ किसी भी प्रकार से कोई आधार नहीं है। और लोगों को सिर्फ ये लगता है कि मैं प्रांतीय अध्यक्ष हो गया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, तो ये अपने लेटर पैड छाप के और जाकर के चंद भोले वाले लोगों को मूर्ख जरूर बनाया जा सकता है। राष्ट्र की धारा को जब तक आप नहीं समझेंगे तो अपने समाज को आप वहाँ ले जाके खड़ा नहीं कर सकते। तो अपने समाज के जो है पॉलिटिकली जो उनका जो झुकाव है, अपने समाज के 90% लोग जो हैं भाजपा से जुड़े हुए हैं। भाजपा से जुड़े हुए हैं, है ना? और तो उसका कुछ हमें लाभ मिल रहा है समाज को। सब मिल रहा है। जैसे हमारे गंगा बाबू राज्यपाल गवर्नर बने, राज्यपाल बने, तो इसका क्या बात है? तो भाई उन्होंने कार्य किया तब मिला। तो अब कोई व्यक्ति ये कहे साहब चौरसिया समाज, तो चौरसिया समाज कोई इकट्ठा लड़ने कौन जाएगा? लड़ने तो व्यक्ति जाएगा। व्यक्ति में काबिलियत होनी चाहिए, उसमें काबिलियत होना। हमारे शिवदयाल सिंह चौरसिया, उनमें काबिलियत थी, वो इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए 1967 में, जब देश की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री को सोचना पड़ा कि एक शिवदयाल सिंह चौरसिया को यदि मैं ठीक नहीं किया तो मेरी कुर्सी खतरे में है। ये एक चौरसिया की ताकत होती। तो ये चौरसिया को ने कभी सबक सीखा क्या? शिवदयाल सिंह चौरसिया जैसा बनने का प्रयास किया क्या? वैसे कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए। ये आज चरित्र का सवाल है। आज मैं इसी बात को कहना चाहता हूँ कि आप चौरसिया कह करके काम क्या करते हैं? पहले आत्म अवलोकन करें। मैं शिवदयाल सिंह चौरसिया जी से मिलता था, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। मैं भी उनके साथ में 1978 में मेरा दिल्ली में परिचय हुआ, और मैं उनके साथ में जब उन्होंने ये काशीराम और मायावती को प्रमोट करने वाले वही थे 89 उनके पास में रुकने के लिए एक कमरे का ऑफिस की जगह नहीं थी। तो वो व्यक्ति जिस तरीके से काम किया, तो व्यक्ति काम करता है, व्यक्ति का ज्ञान काम करता है, तब उसकी पहचान बनती है, तब उसकी पहचान बनती है, गरिमा मिलता है, सम्मान मिलता है। तो इसीलिए खाली ये कहना साहब चौरसिया समाज पीछे, अरे भाई पीछे आप आगे आइए ना। एक आदमी नौकरी करता और आके मंच पे खड़ा होके कहता है साहब चौरसिया समाज पीछे, राजनीतिक पीछे। अरे तेरे को नौकरी छोड़ के आके खड़ा होना, करने आओ तब पता चलेगा
कि रोटी कहाँ से मिलती है राजनीति का काम करने वाले को, पानी कौन पिलाता है, कपड़े कौन देता है, वो करो तब पता चलेगा। तब पता चलेगा। वरना लाखों रुपए की तनख्वाहें पा रहे हैं, अपने परिवार के साथ मौज कर रहे हैं, मंच पे आके भाषण कर रहे हैं, चौरसिया समाज पीछे। सारी जिंदगी समाज को पूछते नहीं है। जब रिटायरमेंट लाइफ आता है, बस। बच्चों की शादियां करनी कुछ होती नहीं है, तब उसको भाषण देना शुरू कर देते हैं, अब तब शुरू कर देते भाषण देना। इस तरीके की मानसिकता के लोग आकर के ये कहें कि साहब चौरसिया समाज पीछे, मैं कतई नहीं मानता। चौरसिया समाज की जगह काम कर रहा है। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाएं निकल के आगे जा रही हैं, बहुत सी प्रतिभाएं, और उनका सम्मान करना कुछ चाहिए। प्रतिभाएं बताइए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ प्रतिभाएं जैसे आप समझते हो। हमारे डॉक्टर बरई हैं। कौन बड़े डॉक्टर बड़े? डॉक्टर भरत बरई, हाँ, वो इंडियाना USA में है, और वो अच्छा। नरेंद्र मोदी जी के बड़े नज़दीकी और विश्वास पात्र हैं। उन्होंने उनको उस समय मदद की जब वो राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो यानी उसके पहले से उनका परिचय रहा। तो आज जब वो भारत में आते हैं तो मोदी जी उनका उतना ही सम्मान करते हैं। अच्छा, उनके काम के आधार, हाँ, उनके नज़दीक है। अच्छा, तो इस नाते इसका नाम NCT है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। कौन? गुलाब चौरसिया। हाँ, उनके सजेशन से उस समय की सरकार ने NCERT के डायरेक्टर प्रोफेसर जगदीश सिंह की उन्हीं की एडवाइस से NCERT का NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का फॉर्मेशन हुआ। यानी इसके पहले क्या था, कोई भी आदमी, लड़का लड़की 11वीं पास हुआ टीचर बन जाता था, पर उसमें ये अनिवार्यता की गई कि टीचर बनने के लिए आपको ये सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा, ये उस काउंसिल के माध्यम से। डॉक्टर गुलाब चौरसिया ने बनाया है। ये हमारे चौरसिया व्यक्ति की पहचान है। उनकी पत्नी सुशीला चौरसिया, वो भी भारत की फर्स्ट लेडी पोस्ट मास्टर जनरल हुई, और मेरा उन दोनों के साथ में बैठ कर के काम करने का मौका मिला, और मैंने दिल्ली में चौरसिया समाज के माध्यम से उनका सम्मान भी कराया। अच्छा। और चौरसिया समाज ने समझा, मैंने कहा देखिए, और वो लोग आज दुनिया से चले गए, आज उनकी एक योग्यताओं प्रतिभाओं का समाज लाभ ले रहा है। तो ये हमारा दृष्टिकोण है कि ऐसे ही और आने जो लोग चौरसिया समाज से आगे काम करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से सबक लेते हुए काम करने का संकल्प लें, तभी समाज का विकास। ये भोपाल से शंकर दयाल चौरसिया जी भी थे ना? हाँ, समाज बहुत। हाँ, डॉक्टर शंकर दयाल चौरसिया 1967 के 66 के दौर से भोपाल से कलकत्ता जो अखिल भारतीय चौरसिया महासभा थी, उसके लिए वो जाते थे, बैठकों में जाते थे। उन्होंने काम किया है, ऐतिहासिक काम किया और उन्होंने उनके पास में पारिवारिक संस्कार थे, तो ईमानदारी से उन्होंने इस चीज में प्रयास किया, और बाकी लोगों ने उनको समझने का प्रयास नहीं किया। तो जिसके कारण से बेचारे अपने परिवार को भी संभालते, जितनी उनकी शक्ति होती थी आर्थिक, उसमें पैसा खर्च करते थे। मेरा काफ़ी लंबे समय उनसे साथ रहा। वो एकेडमिशियन थे। हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल थे, कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। तो इस तरीके से उनके परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं आजकल? अपना भोपाल में नौकरी वगैरह करके अपना परिवार चला रहे हैं। उनको सम्मान, सामाजिक सम्मान मिल रहा है जिस नहीं, यही तो अभाव है। अभी पिछले समय हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में समाज में जो जाने जाते हैं गंगा प्रसाद जी, भोपाल में एक कार्यक्रम हुआ, और उस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने आयोजन किया। मुझे बड़ा दुख इस बात का हुआ कि भोपाल में यदि राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व को बुलाया जा रहा है, और जो व्यक्ति भोपाल से निकल करके कलकत्ता तक, यानी उसने जीवन लगाया चौरसिया, बहुत काम किया उन्होंने। हाँ, उनका एक फोटो तक मेरे को देखने नहीं मिला। तो मुझे मन में आत्मग्लानि हुई कि ये लोग समाज को कहाँ ले जा रहे हैं। जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं देंगे, वो आगे क्या बढ़ पाएंगे? वो तो नई जनरेशन को हम क्या शिक्षा दे पाएंगे? नई जनरेशन को पता ही नहीं गया इन चीज़ों के बारे में। तो ये जो है एक व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए, अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थों के लिए चंद लोग आ जाते हैं, और समाज के भोले भाले आदमी सिर्फ इतना जानते हैं कि या तो उनको एक टाइम के लिए भोजन के नाम पे इकट्ठा कर लेते हैं, और या फिर वो छुट्टी में कुछ मनोरंजन हो जाएगा, या फिर वो शादी विवाह की बात हो जाएगी। शादी विवाह की बात ज़्यादा होती है। तो क्या हुआ है कि वो इस तरीके से वो लेकर, और उसी में वो अपना न्यूज समाचार बना करके कुछ तो भी कार्यक्रम चालू कर देते हैं।
ये मैं पिछले समय देखा हूँ और उसी के कारण अभी ये जो जिस तरीके से चुनाव हुए, सामाजिक चुनाव का दौर कौन हुआ सा? रायपुर में। चलिए उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, कंट्रोवर्शियल वो है ना। नहीं अच्छा, लेकिन एक बात है, अपने समाज के जो समाज सेवी पूर्वज समाज सेवी थे उनको हर जगह सम्मान मिलना चाहिए। कोई समाज सेवा में जुड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। कमाने खाने वाला कमाता खाता रहता है और समाज सेवी वाला जिसको भूत चढ़ता है वो इन कामों में लगा हुआ होता है। उसी के योगदान से, समर्पण से, कह प्रयास से समाज की जो स्थिति है उसी से बना हुआ है। सच में कहा जाए तो क्योंकि कमाने खाने वाले जब रिटायरमेंट का समय आता है, बच्चों की सब शादियाँ करनी होती है, तो समाज में आके भाषण देना शुरू करते हैं और ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और फिर साइड शादी करके निकल जाते हैं। तो उसी के कारण से जो लोग हैं, भाई आखिरकार समाज कार्य कौन करेगा, ये बड़ा प्रश्न खड़ा है। कौन करेगा और क्यों करेगा? और क्यों करेगा? क्यों करेगा? तो बस प्रश्न भी है और उत्तर भी है। हाँ। तो वो उत्तर सामने है कि आज जो अच्छे लोग हैं, यदि वो समाज का काम करने आगे आते हैं, तो बाकी लोग जिनके पास जो शक्ति है उस शक्ति का सामंजस्य बना के उनको के साथ काम करना चाहिए। कुछ लोग जो जिनके पास लक्ष्मी जी की कृपा है, कुछ लोग तो योगदान कर रहे हैं, जैसे कानपुर है, आपके लखूलाल जी हैं, बहुत से लोग हैं जो कुछ न कुछ योगदान करते हैं, जिससे समाज में कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहता है। भोपाल में भी 20 अप्रैल को कार्यक्रम होने जा रहा है। भोपाल में हो रहा है, विभिन्न स्थलों पे हो रहा है। तो लेकिन जो शिक्षित वर्ग है उनको जुड़ना चाहिए। जो शिक्षित है, जो नौकरी पेशा जो कर रहे हैं, सरकारी गैर सरकारी कर्मचारी जो हैं, उनको जुड़ना चाहिए, जिससे कि विचारों का परिपक्व विचारों का आदान प्रदान हो। बिल्कुल आपने सही कहा और ये सब आपका जो प्रयास है सराहनीय है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ कि आप इसी प्रकार आगे भी कार्य करते रहें। नहीं, आप बताइए कि आप चौरसिया टुडे पत्रिका तो पढ़ते रहे हैं, chaursiaworldtoday.com को आप देखते हैं, विजिट करते हैं? हाँ, मैं देखता हूँ। अच्छा, नहीं 8 साल पहले कैप्टन पद्म प्रसाद जी मेरे पिताजी हुए, उनके द्वारा स्थापित किया गया था, तब से चल रहा है ना। तो कितनी बार विजिट करते हैं? कुछ करते हैं, विजिट करते हैं? मैं प्रयास करता हूँ अच्छा, समझने का, देखने का। और दूसरों से भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो उस वेबसाइट पर जाएं और जानकारियों से लाभ लेकर समाज के और अपने हित में कार्य करें। नहीं, उसमें बहुत सी कैटेगरियाँ बना रखी है मैंने, जैसे कि कितने अपने समाज के लोग विदेश में कहाँ काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, और यानी कि सब तरह के हमने कैटेगरी बना रखे हैं। जो समाज सेवी का कैटेगरी बना रखा है, पॉलिटिशियन का कैटेगरी बना रखा है ना, व्यवसायी कैटेगरी बना रखा है। हर व्यवसाय पूरा कंप्लीट डायरेक्टरी है। इससे बहुतों का बहुत कुछ लाभ इससे हो सकता है। व्यवसायियों का बना रखा है, व्यवसायियों का अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, मार्केटिंग कर प्रोडक्ट बढ़ाना चाहते हैं, उससे उनको लाभ मिलेगा। तो जैसा कि आपने बताया, तो मैं समाज के सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि उन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आगे आएँ और चौरसिया वर्ल्ड डायरेक्टरी उनके जीवन में एक गुणात्मक और रचनात्मक परिवर्तन करने का माध्यम बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अच्छा, आपका आगे का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या? लक्ष्य यही है कि जो धर्म और समाज और राजनीति की जो सारी व्यवस्था है वो समग्र रूप से चले और उसमें जो हम समाज के हित में कार्य कर सकते हैं उसको करते रहेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका ब्रह्म वाक्य होगा, अपने समाज को किस वर्ण में होना चाहिए? इसमें है या होना चाहिए? हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, आप ब्राह्मण? चौरसिया ब्राह्मण है। और तो अब ये कोई मेरे अकेले का विषय नहीं, ये तो संपूर्ण समाज का विषय है। तो ये हम आज हमारी आने वाली पीढ़ी को जब ये ही नहीं बताएंगे कि भाई हमारा 4 वर्णों में कौन सा वर्ण है, आप ही बताएंगे ना। तो हम खाली यही चर्चा करते हैं कि चौरसिया है। तो चौरसिया जाति है, जाति के रूप में पहचान है, पर वर्ण तो हमारा 4 वर्ण है। तो उस 4 वर्ण में शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। तो ये हमें आत्मबोध होना चाहिए। हमारे प्रत्येक पिता को, जो बच्चे का पिता है, दादा है, उसको अपनी संतान को बताना चाहिए कि भाई हमारा वर्ण इन 4 वर्णों में से एक ब्राह्मण वर्ण है। अच्छा। और वो वर्ण जो है
ब्राह्मणों में भी श्रृंखला है, एक दान लेने वाले की और एक दान देने वाले की। अच्छा, हाँ। तो वो हम चौरसिया ब्राह्मण दान नहीं लेते, दान देते हैं, देने वाले ब्राह्मण हैं। देने वाले हैं। अच्छा, तो जो पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं वो दान ग्रहण करते हैं। दान ग्रहण करते हैं। अच्छा, हम देने वाले हैं। हम चूंकि पान की खेती करके अपने अर्जन का काम, जीविका अर्जन का काम पान से करते हैं। हाँ, हाँ। पान को उगाते हैं, खाते हैं, बेचते हैं, हाँ। उससे धन की प्राप्ति करते हैं। तो इसीलिए हमारा कार्य के अनुसार वर्णाश्रम की व्यवस्था की गई। अब जो शूद्र व्यक्ति सेवा करेगा तो सेवा तो हाथ पैर से करेगा। हम तो सेवा करने वाले वर्ण हैं हम नहीं। तो सेवा करने वाले हमारी नहीं। जाति से सेवा करने वाले अच्छे हैं। हाँ, तो शास्त्र ने विधिवत कहा है कि जन्म ना जाए ते शूद्रा। हाँ। संसार में सारा प्राणी जन्म शूद्र ही से पैदा- शूद्र है, शूद्र है। परंतु कर्म से वो वैश्य बनता है, कर्म से क्षत्रिय बनता है, कर्म से ब्राह्मण बनता है। तो यही हमारा कर्म है कि हम पान की पाताल लोक से बेल को लाके पृथ्वी लोक पर हमारे चौरिसी ब्राह्मण ने रोपित किया है और उसको पल्लवित करने का कार्य किया। और चूंकि कालांतर में कलयुग में विभिन्न आयाम काम के बदल सकते हैं, परंतु हमारा मूल वर्ण तो वही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। उसको हमको समझना चाहिए और दूसरे लोगों के सामने जो जिनके बीच में हम समाज के लोग कार्य करते हैं उनके सामने स्पष्ट रूप से अपना परिचय देना चाहिए कि हम चौरसिया ब्राह्मण हैं और हम चौरसी ब्राह्मण की संतान हैं। और पिछले समय टीवी पर प्रदीप मिश्रा जैसे कथाकार ने सत्यापित करके बता दिया कि चौरसिया ब्राह्मण तो उन कर्मकांडी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, क्योंकि वो बेल है जो पाताल लोक में दुर्लभ हो गई। आज उस बेल को पृथ्वी लोक पर रोपित किया है और उसकी उपयोगिता, उसके तत्व का आज ज्ञान नहीं कराया जा रहा। औषधीय पत्र है, यदि व्यक्ति पान का उपयोग करता है तो अन्य बीमारियों से मुक्त हो सकता है। शरीर सुख मिल जाता है। क्या? स्वस्थ है वो, तो शरीर सुख मिलता है उसको। और इधर हमारा मुक्ति का मार्ग है। हाँ। यानी पान की ताकत को आज इस शिक्षा के तंत्र में, इस सरकार के तंत्र में कहीं उसको प्रचारित करने वाला कोई साधन नहीं है। और पान की जगह जो नशीले पदार्थ हैं, गुटखा, तंबाकू और जहरीले, उनका प्रयोग हो रहा है, जिनसे हम रोगी हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ इस बात में प्रयास करना चाहिए, जो हमारा सामाजिक नेतृत्व है उसको इस दिशा में। सामाजिक नेतृत्व के साथ अभी इसी वीडियो क्रम में पिछला कुछ दिन पहले का वीडियो आप देखेंगे, रोहित नागवंशी है, लगभग 22-23 साल का यंग लड़का है। उसने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है, उसका एक वीडियो इस पर डाला गया है, उसको थोड़ा देखिएगा। बिल्कुल। और कुछ युवा वर्ग जो है ना, जो कि कचोट दिल में लगता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ बताना चाहता है। इसी क्रम में पाकुड़ झारखंड में एक जगह है, वहाँ के विशाल चौरसिया हैं, वो पंडित का काम करते हैं और अपने जो नागवेल के संपादक श्री शिव कुमार चौरसिया चमन जी, वो भी पंडित का काम करते हैं, पूजा पाठ का काम करते कराते हैं। और ऐसे बहुत से भी मैं ढूंढ रहा हूँ हीरे मोती को, जो कि इन बातों को प्रमाणित करेंगे हमारा समाज किस वर्ण में है ना। ठीक ठीक ठीक। तो हम इस क्रम को कंटिन्यू रखेंगे, है नहीं? मैं आगे भी आपका साथ इसी प्रकार चलता रहेगा। हाँ। और जो इस श्रृंखला में आगे आपसे संवाद करते रहेंगे। इस श्रृंखला में हम चाहेंगे समाज के अन्य जो बुद्धिजीवी हैं, सभी वर्ग के लोग जुड़ें, अपने विचारों को समाज के लोगों तक पहुंचाएं, है ना, बेहिचक, है ना, जिससे कि एक सामाजिक क्रांति हो, जो हमने शुरू किया है। जिससे समुद्र मंथन हुआ था, वैचारिक मंथन महाकुंभ की जगह प्रयागराज से शुरू किया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।